मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह टीजी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीजीटी पीएचटी नेट जेआरएफ तथा हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां से जो है कि प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट के इस क्रम में इसके पहले जो है कि हमारा 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। मित्रों, आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। यदि आप लोग किसी कारणवश इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देख पाए हैं तो उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से यूट्यूब पर जा कर के शुभी एसटीडी क्लासेस सर्च करके इसके पहले के जो है कि हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सब जो है कि एक क्रम से देखिएगा। और हिंदी साहित्य की इतिहास की शुरुआत हुई है इस प्रैक्टिस सेट के क्रम में। शुरुआत से एक सिस्टमेटिक ढंग से आदिकाल से जो है कि मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ और अभी आदिकाल पे ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मित्रों, एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और हमारी जो है कि थ्योरी की भी क्लास भी एक क्लास की भी वीडियो मिलती है। पर डे जो है कि एक वीडियो आप लोगों को मिली क्लास की और एक प्रैक्टिस सेट की। तो आप लोग जो है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से यहाँ से जो है कि मैं क्लास की जो वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट की भी। तो आप लोग जो है कि पर डे जो है कि निश्चित रूप से एक क्लास की वीडियो और एक जो है प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोग देखते जाइए। और निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी अच्छी बनी रहेगी और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। और जो है कि 5वें प्रैक्टिस सेट का आज जो है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है कि प्रारंभ में आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ किस नाम से छपा था। यानी आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा जो आज जो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से चर्चित है। आज जो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रारंभ में जब यह जो है कि प्रकाशित हुआ था तो इसका क्या नाम था। तो विकल्प पहला है हमारा हिंदी शब्द सागर, दूसरा हिंदी साहित्य का विकास, तीसरा जो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा जो है कि विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो किस नाम से जो है कि यह प्रारंभ में जो है कि प्रकाशित हुआ था। मित्रों, बताना है आप लोगों को किस नाम से सबसे पहले यह छपा था। तो अब तक आप लोगों ने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट करके बताते नहीं हैं कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ। तो इस प्रैक्टिस सेट से जितना आप लोग जो है क्वेश्चन जो है कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं उसको जो है निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए। सर हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, या कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ। हाँ, इसे जो है कि बताया कीजिए निश्चित रूप से, ठीक है। तो इससे जो है कि एक मोटिवेशन मिलता है मित्रों। तो अब तक आप लोगों ने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पहला विकल्प है हिंदी शब्द सागर, दूसरा है हिंदी साहित्य का विकास, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है जो आज हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से बहुचर्चित है, तो यह जब प्रारंभ में छपा था शुरुआत में जो है तो यह मित्रों हिंदी साहित्य का विकास नाम से, किस नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से यह जो है कि प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था। मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि यह जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जो है कि छपा था तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। मित्रों, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से जो छपा था, यह इसका प्रकाशन जो है कि कब हुआ था, 1980 में, 1940 में, 1920 में या 1929 में। तो कौन सा विकल्प सही होना चाहिए आप लोग देखिएगा और बताइएगा। कमेंट में जो है कि बताया कीजिए कितना आप लोगों का आंसर सही हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो मित्रों, इसका आंसर हमारा डी यानी चौथा विकल्प हमारा सही है, यानी डी विकल्प सही है। 1929 में जो है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ जो है कि प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद नाम से, वह जो है कि कितने भागों में प्रकाशित हुआ, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो देखिएगा, बताइएगा आप लोग जो है कि कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो लगभग अब तक आप लोग जो है कि काफ़ी समय मिल चुका है, अपना विकल्प चुन लिए होंगे। तो देखते हैं कि कितने भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ। तो मित्रों जो है कि यह जो है कि मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद जो है कि यह कितने भागों में, 4 भागों में, यानी तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प हमारा सही है। 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले 3 भाग का प्रकाशन जो है कि एक साथ हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन जो है कि बाद में हुआ था। तो कुल मिलाकर यह जो है कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा चौथा प्रश्न है मित्रों कि जन समूह के हृदय का विकास साहित्य, जन समूह के हृदय का विकास साहित्य, साहित्य की परिभाषा है।
साहित्य की परिभाषा किसने दी? बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है मित्रों, अक्सर जो है कि पूछ ली जाती है परीक्षा में, बहुत ही समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। परिभाषा से है कि साहित्य की परिभाषा से कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास साहित्य है, या साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? जन समूह के हृदय का विकास साहित्य या साहित्य की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने दी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मित्रों, बहुत एक नंबर का प्रश्न है। आप लोग निश्चित रूप से, हम इस पर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, थोड़ा सा समय आप लोगों को दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग जो है कि बताने का प्रयास कीजिए, सभी जो है कि बताइएगा, और कमेंट में आप लोग सभी लोग जो है कि बताइएगा कि किसका किसका इसमें जो है कि सही हो पाया, किसका नहीं सही हुआ। निश्चित रूप से सब लोग ईमानदारी से बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितने लोगों का यह प्रश्न सही हुआ, कितने लोगों का यह प्रश्न नहीं सही हो पाया। तो विकल्प है हमारा कि प्रश्न है कि जन समूह के हृदय का विकास साहित्य है, जन समूह के हृदय का विकास साहित्य है, साहित्य की यह परिभाषा किसने दी? पहला विकल्प है आचार्य शुक्ल ने, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तीसरा मुंशी प्रेमचंद ने, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा विकल्प होगा मित्रों? अब तक आप लोग चुन लिए होंगे अपना विकल्प, तो देखते हैं मित्रों कि इसका जो है कि चौथा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प? चौथा, यानी डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। जन समूह के हृदय का विकास साहित्य है, साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? तो जो विकल्प इसमें रखे गए हैं, जो विद्वानों का नाम इसमें रखा गया है, इनमें से कोई नहीं है। यह परिभाषा जो है कि मित्रों बालकृष्ण भट्ट, सॉरी हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने, किसने दी थी? बालकृष्ण भट्ट ने यह जो है कि साहित्य की परिभाषा दी थी। तो इसमें जो है कि बालकृष्ण भट्ट का नाम नहीं, इसलिए जो है कि हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प, यानी इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो परिभाषा दी किसने थी? बालकृष्ण भट्ट ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है परिभाषा से ही, साहित्य की परिभाषा से ही पांचवा प्रश्न भी है हमारा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, परिभाषा किसने दी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि साहित्य जीवन की आलोचना है, यह परिभाषा किसने दी? मुंशी प्रेमचंद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देखिएगा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है मित्रों? तो यह परिभाषा जो है कि मुंशी प्रेमचंद ने, यानी पहला विकल्प ही हमारा जो है कि सही विकल्प होगा मित्रों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये तो बहुत ही फेमस परिभाषा है मित्रों, आप लोग जो है कि अक्सर सुना करते होंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह परिभाषा अक्सर सुनने में आ जाती है। तो बताना है आप लोगों को कि यह परिभाषा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, या रामविलास शर्मा ने? तो छठवें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत तेजी से जो है कि आप लोग जल्दी से अपना कमेंट जो है कि किया कीजिए, यानी अपना विकल्प जो है कि तुरंत आप लोग सुना कीजिए। और हाँ, देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। पहला विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, रामविलास शर्मा। तो इसमें से कौन से विद्वान हैं जिन्होंने यह परिभाषा दी थी कि साहित्य समाज का दर्पण है मित्रों? तो विकल्प हमारा जो है कि दो, यानी बी विकल्प हमारा सही है। यह परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि आज का हमारा सातवां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसका इतिहास ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की भूमिका पूछा जा रहा है कि यह इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथों से यह प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से एक इतिहास ग्रंथ है, या इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था इस नाम से? आचार्य शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने? तो देखना है मित्रों कि कौन सा प्रश्न, सातवां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ही फेमस इतिहास ग्रंथ है। लगभग हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी मित्र हमसे जुड़ते हैं या हमारा प्रैक्टिस शीट देखते हैं, या हमारे जितने भी छात्र हैं, लगभग सभी लोगों का ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फेमस इतिहास ग्रंथ है मित्रों। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका इतिहास ग्रंथ है। किसका इतिहास ग्रंथ है? तो मित्रों इसमें से जो है कि हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई इतिहास ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। उसी में से मित्रों एक ये भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो सबसे ज़्यादा फेमस कर सकते हैं, जिसको आप लोग कभी मत मिस कीजिएगा। जब भी आ जाए हिंदी साहित्य की भूमिका किसका इतिहास ग्रंथ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं मित्रों आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये तो समझिए और ही महत्वपूर्ण है। हाँ, पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? ये भी इतिहास ग्रंथ से ही है। पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? विकल्प है राम कुमार वर्मा, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो मित्रों इसमें जो है कि हमारा
पहला विकल्प सही है, यानी जो है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा, यानी राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी का लोक साहित्य किसका इतिहास ग्रंथ? बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है मित्रों कि हिंदी का लोक साहित्य किसने लिखा, और बड़े चर्चित विद्वान हैं। तो देखना है, आप लोग बताइए कि किसका इतिहास ग्रंथ है। पहला विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा है नलिनी लोचन शर्मा, चौथा है राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का हिंदी का लोक साहित्य किसका इतिहास ग्रंथ है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग देखिएगा और टिक किया कीजिए अपना एक विकल्प। तो मित्रों देखते हैं कि इसमें जो है कि हमारा दूसरा विकल्प यानी बी वाला विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का लोक साहित्य किसका इतिहास ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन जी का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। 10वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधार इतिहास हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? ये भी प्रश्न इतिहास ग्रंथ से ही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? किसने जो है कि अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से लिखा है? तो यह किसका इतिहास ग्रंथ है? विकल्प है नासिर शर्मा का, दूसरा सुमन राजे का, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है प्रभा खेतान का। तो मित्रों जो है बताइएगा, 10वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ पूछा गया है, बहुत ही चर्चित इतिहास ग्रंथ है। अक्सर जो है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है यह इतिहास ग्रंथ जो है। तो समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो मिस नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कि मिस नहीं करेंगे, लगभग सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए मित्रों। तो देखिएगा कौन सा विकल्प इसका सही होगा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है मित्रों? तो हमारा जो है कि दूसरा विकल्प सही होगा, यानी सुमन राजे का। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। तो देखते हैं, हाँ तो 11वां क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। तो 11 देखते हैं कि 11वां प्रश्न हमारा है कि काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? जो काल विभाजन का प्रयास किया गया, जैसे आप लोग देखते हैं कि हिंदी आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ कई 4 कालों में विभाजित किया है, राम कुमार वर्मा ने कई कालों में विभाजित किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई कालों में विभाजित किए। तो ये जो काल विभाजन शुरू हुआ, तो यह काल विभाजन का प्रयास सबसे पहला प्रयास किसने किया, यानी सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किसने किया? तो विकल्प है हमारा गारसा दत्तासी, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरा है शिव सिंह सेंगर, चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या होना चाहिए मित्रों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि लगभग सभी लोग जो है कि सही आंसर देने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से सही आंसर आना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। ऐसे प्रश्न कभी जो है कि किसी से मिस नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं मित्रों कि हमारा चौथा विकल्प सही है, कौन सा? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो किसने किया सबसे पहले काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। 12वां प्रश्न जो है कि मित्रों स्क्रीन पे आ चुका है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में, बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों, कि इसके पहले तो प्रश्न था कि काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो हम लोगों ने देखा कि काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किसने किया मित्रों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि ग्रियर्सन ने काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया, तो अपने इतिहास ग्रंथ को इन्होंने जो है कि कितने कालों में विभाजित किया? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जो 1888 में जो है प्रकाशित हुआ था। तो यह एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा भी था। तो यह इतिहास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा, यह कितने भागों में विभाजित किया इन्होंने? सबसे पहली चीज तो यहाँ से हो गई, सबसे पहला काल विभाजन का इन्होंने इसी अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किया। तो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने कालों में विभाजित किया? 10 भागों में, 11 भागों में, 12 भागों में या 14 भागों में? तो कौन सा प्रश्न इसका सही होना चाहिए मित्रों? तो मित्रों इसका जो है कि दूसरा विकल्प यानी बी विकल्प हमारा सही हो गया। 11 भागों में इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आज का हमारा 13वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया? अब मिस्र बंधुओं की बात आ रही है कि मिस्र बंधुओं ने, ये तो जो है कि ग्रियर्सन की बात हो गई। आगे अगला प्रश्न है 13वां कि मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? कितने भागों में विभाजित किया मित्रों? तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा? हाँ, प्रकाशन की बात यहाँ नहीं हो रही मित्रों। हाँ, इसके पहले एक प्रश्न आ चुका है इसी से संबंधित कि मिस्र बंधुओं
बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ प्रकाशन की बात नहीं हो रही है बल्कि काल विभाजन की बात हो रही है कि कितने भागों में मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया। तो पहला विकल्प है हमारा जो है कि 2 भागों में, दूसरा है 3 भागों में, तीसरा है 4 भागों में, चौथा है 5 भागों में। तो कौन सा सही होना चाहिए मित्रों? तो हमारा जो है कि डी विकल्प सही है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से किस तरह से 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। तो पहला है मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसको देख लेते हैं इसी के साथ। प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को इन्होंने जो है कि 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। और इसके बाद दूसरा है इनका जो है कि माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को पुनः इन्होंने जो है कि 2 भागों में बांटा, जो है कि पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। और फिर जो है एक तीसरा इनका है अलंकृत काल। तीसरे काल को इन्होंने क्या नाम दिया? अलंकृत काल कहा। और अलंकृत काल को भी इन्होंने जो है कि 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। फिर इसके बाद इन्होंने चौथा नामकरण जो इन्होंने किया, चौथे काल का नाम इन्होंने जो है कि परिवर्तन काल रखा और 5वें काल का नाम इन्होंने वर्तमान काल रखा। तो इस तरह से मित्रों जो है कि मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो यही 5 बताए जाते हैं कि मुख्यतया इन्होंने जो है कि 5 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक काल, और इसके बाद जो है कि दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। फिर जो है कि आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा 14वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। कि 14वां प्रश्न है मित्रों कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय माना। आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथा काल का समय निर्धारित किया, तो आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय कब से कब तक निर्धारित किया? पहला विकल्प है कि संवत जो है कि सन 1050 से 1375 तक। दूसरा विकल्प है संवत 1050 से 1375। तीसरा विकल्प है संवत 1000 से 1300 तक। चौथा विकल्प है संवत 1050 से 1370 तक। तो कौन सा विकल्प मित्रों इसमें हमारा सही होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। झारखंड की एक बार टीजीटी परीक्षा हम देने गए थे तो वहाँ प्रश्न पूछा गया था, तो अपने यहाँ भी कई बार पूछा गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस पर गौर कीजिएगा और मिस ना होने पाए यह प्रश्न, क्योंकि सामान्य से प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए मित्रों। तो देखते हैं कि हमारा इसमें मित्रों जो है कि दूसरा यानी बी वाला विकल्प, दूसरा वाला विकल्प जो है कि हमारा सही होगा। आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथा काल का समय निर्धारित किया वो जो है कि संवत 1050 से 1375 तक। एकदम मिस मत कीजिएगा इस तरह के प्रश्न। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो है कि 15वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों। तो आज का हमारा 15वां प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया? पूछा जा रहा है कि राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा। तो काल विभाजन की ही बात हो रही है कि आज जो है कि राम कुमार वर्मा ने जो है कि अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो मित्रों देख लेते हैं कि इसका जो एक हमारा चौथा विकल्प सही होगा। राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को जो है 5 भागों में विभाजित किया है। काल विभाजन में जो है कि इन्होंने 5 भागों में निर्धारित किया है। देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने अपने काल विभाजन में किस तरह से वही 5 भाग कौन कौन से हैं। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा दिए गए काल विभाजन जो है मित्रों, संधि काल, पहले काल को इन्होंने संधि काल कहा, दूसरे काल को चारण काल कहा और तीसरे काल को जो है कि इन्होंने फिर भक्ति काल कहा, चौथे काल को रीति काल कहा और इसके बाद 5वें काल को क्या कहा? आधुनिक काल। तो ये मित्रों राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। संधि काल, चारण काल, यही 2 ठू देखना है आप लोगों को, 2 ठू अलग है। संधि काल, चारण काल, इसके बाद सेम है आचार्य शुक्ल की तरह जो है कि भक्ति काल, रीति काल या हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो मित्रों ये हुआ जो है कि आज का हमारा प्रैक्टिस सेट और आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के वीडियो में जो है कि फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। और मित्रों यदि आप लोगों को जो है कि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से सभी लोग, जितने मित्र हमारे जो है कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।